नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मैंने चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ाया था। वहां बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, अब चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो कौन से इफेक्ट शो करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना। जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में था तो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा था। अब वो मूविंग कंडीशन में है तो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर अपन से कहें कि मैग्नेटिक इफेक्ट, तो यहाँ पे कह देना कि व्हेन चार्ज इन मूविंग कंडीशन then it will be shows magnetic effect. Clear? Magnetic effect clear हो गया सबका? इतना ध्यान रखना है बस। when charge in moving condition then it will shows लिख दो चाहे तो, it will shows magnetic effect. क्लियर? ये डन हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने इस सिचुएशन को, यानी जब करंट फ्लो कर रही है तो क्या शो कर रही है? वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रही है। इसी को उसने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट की सहायता से उस चीज का उसने जांच की कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जो था उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से देखो। ठीक है। उसने क्या किया कि उसने एक डायग्राम बनाया, मतलब उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया, यानी एक सर्किट बनाया उन्होंने। और जो सर्किट उन्होंने बनाया उसको हम समझने के लिए बात करें तो सर्किट के लिए आपने उसने एक बैटरी का इस्तेमाल किया, एक कुंजी का इस्तेमाल किया और रियोस्टेट लगाओ तो लगाओ, नहीं डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक में कहीं रियोस्टेट दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है। और यहाँ पर एक उसने कोइल का इस्तेमाल किया। किसका यूज किया? कोइल का यूज किया। इस कोइल के नीचे उसने कंपास को यूज किया और कंपास के अंदर ये नीडल, मैग्नेटिक नीडल का यूज किया। ठीक है। किसका यूज किया? मैग्नेटिक नीडल का। ठीक है। तो अभी सिचुएशन ये थी, पहली सिचुएशन की जो हमारा वो था, क्या बोलते हैं उसको? एन और एस था, यानी नॉर्थ और साउथ था, प्लस माइनस। अभी यहाँ पे की ओपन थी, यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या है? की ओपन, मतलब की क्या है? ओपन है। तो यहाँ पे करंट का फ्लो जो आई था उसकी वैल्यू क्या थी? 0। यानी जब करंट यहाँ पे की ओपन थी तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल थी इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था। सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है कि वो उसने 3 डायग्राम, मैं बना रहा हूं 3 डायग्राम, तो बाकी उसने तो एक ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया था। तो उसने समझाने के लिए हम 3 डायग्राम अलग अलग बनाते हैं। डायग्राम वही है, वो की वही है, बस फर्क इतना है कि सिचुएशन अलग अलग है इसमें, यानी कंडीशन आपकी क्या है? अलग अलग है। ठीक है। इसमें की ओपन थी, इसमें की स्टार्ट है, यानी यहाँ पे की ऑन है। की क्या है? यहाँ पर ऑन है। तो सेकेंड कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन की इज ऑन, और यहां पे क्या थी? की इज ओपन यानी ऑफ। ठीक है। ऑन है तो यहां पर अपन क्या लिख दें? क्लोज। यहां पे क्या हो गई? वो क्लोज हो गई। ठीक है। तो यहां पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड नीडल ये थी, मतलब ये क्या है आपकी मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास। अब कंपास में क्या होगा? यहां पे मान लीजिए ये तो क्या था अपना S, ये क्या था? N। अब कंपास में क्या होगा? जैसे ही हमने यहाँ पे शुरू किया, इसका मतलब करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो जो ये अपना कंपास नीडल थी, इसने अपना जो सिचुएशन थी, यानी जो इसने अपनी पोजीशन थी उसमें चेंजेस आ गए, यानी पोजीशन में चेंज आ गए। तो अपन कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल थी उसमें शोज स्टार्ट हो गए, यानी इफेक्ट शो करना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? इफेक्ट शो करने शुरू कर दिए। और थर्ड सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो बैटरी है उसी की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं, यानी जो बैटरी के टर्मिनल है उनको इंटरचेंज कर देते हैं। बाकी डायग्राम में कोई चेंज नहीं, कि ऑन है यहाँ पर भी और
यहाँ पे क्या कर दिया, ये कॉइल है आपका और कॉइल के नीचे वो की वही लगा हुआ है आपका मैग्नेटिक नीडल, ये आपका मैग्नेटिक नीडल हो गया। और यहाँ जो पोजीशन चेंज है यानी अब जो नई पोजीशन होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। यानी S तो यहाँ आ गया और N कहाँ चला गया, यहाँ। यानी अब करंट की डायरेक्शन क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी तो डिफ्लेक्शन ऐसे शो होगा, और जब करंट की डायरेक्शन ये होगी तो डिफ्लेक्शन ये होगा। सर इसको याद कैसे रखें, इसके लिए हम एक रूल पढ़ेंगे, सुनो रूल। ये रूल मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, इसी लेक्चर के लास्ट में पढ़ाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है ये रूल, ठीक है। उसी के बिहाफ पे हम ये डायरेक्शन चेंज करते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में अभी जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वो अब हम पढ़ रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ओरस्टेड ने क्या कहा कि अगर किसी कॉइल के अंदर करंट का फ्लो करवाया जाता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होता है उसको फील करने के लिए हमने उस फील्ड के अंदर एक कंपास को रखा। जैसे ही हम कंपास को रखते हैं तो कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल में चेंजेस आते हैं। किस में आते हैं, मैग्नेटिक नीडल में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। अब मैग्नेटिक नीडल में चेंजेस को बहुत ध्यान से देखा गया। जब उसमें करंट की डायरेक्शन ये रखी तो चेंजेस ये थे, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया यानी दोनों टर्मिनल को बदल दिया तो ये चेंजेस जो पहले नॉर्थ पास आ रहा था वो नॉर्थ क्या चला जाएगा, वहां से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना कि आपको अच्छा लगे, है ना। इसको स्क्वायर मत बनाना, ये है, ठीक है ना। वैसे वो भी सही था लेकिन मैंने वो थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया था तो उसको मैंने छोटा कर दिया। यहाँ पे समझ आ गया। तो ओरस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट की डायरेक्शन का भी इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया। फर्स्ट डायग्राम में आपको क्या लिखना है, डायग्राम बनाना है, उसके नीचे सेल्फ नोट्स बनाने हैं। अगर कोई सेल्फ नोट्स नहीं बना सके तो पीडीएफ मिल जाएगा। जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ठीक है। मैं वहां से आपको लिंक दे दूंगा और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को पीडीएफ नहीं चाहिए तो आपको कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा हमने कि टर्मिनल बैटरी के और केड के, लेकिन हमने की ओपन रखा है यहाँ पे, यानी की को ऑन नहीं किया, ऑफ कंडीशन में। तो की ऑन कंडीशन, ऑफ कंडीशन में यानी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो इस नीडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ समझ गया कि जब तक इस कॉइल के अंदर करंट का फ्लो नहीं होता तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता इसीलिए वहां पर कोई मैग्नेटिक नीडल में, कंपास की मैग्नेटिक नीडल में कोई चेंजेस या कोई डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखाई देता। ये तो पहला हो गया। दूसरे में क्या किया कि अब जैसे ही हमने की को ऑन किया यानी यहाँ पे की ऑन हो गई, सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होते ही यहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, और करंट का फ्लो स्टार्ट होते ही यहाँ पर क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड बनते ही कंपास की नीडल को कुछ महसूस हुआ और इसने अपनी सिचुएशन को यानी अपना डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दिया, और जो डिफ्लेक्शन था वो आपके सामने डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में क्या किया कि बैटरी के टर्मिनल्स को बदल दिया। जहां पहले प्लस लगा हुआ था वहां माइनस लगा दिया, और जहां माइनस लगा हुआ था वहां क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो जैसे ही ये किया तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, और करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही मैग्नेटिक फील्ड बना, और मैग्नेटिक फील्ड से जो कंपास की मैग्नेटिक नीडल थी उसके अंदर क्या आ गए, चेंजेस आ गए। और चेंजेस आपके सामने दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ठीक है। ये लिख दोगे। उसके बाद अगर आप यहां से निकले तो कंक्लूजन ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी अब कुछ कंक्लूजन्स अपन बात करेंगे यहाँ पे कि कंक्लूजन्स अगर हम बात करें तो वो देखो। कंक्लूजन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो ये निकलता है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट magnetic field produce around the wire. Clear? This is the first point, and second point is due to direction of electric current, magnetic effect changes, यानी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी चेंज होता है, यानी अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो दोनों में चेंज होता है। दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरा हम बात करें
अकॉर्डिंग टू स्नो रूल। अब ये सब रूल क्या है पढ़ेंगे इसको भी, है ना। रूल मैग्नेटिक नीडल चेंज डिफ्लेक्शन ड्यू टू change in flow of current क्लियर। मैन तो ये 3 है आपके, मैन तो ये जो 3 रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यही है, बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा इसको आपको अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको दिखा देंगे आपको, यानी हमने इसको जो डायरेक्शन थी उसकी वो क्या कर दी, थोड़ी चेंज कर दी, तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। किसी इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जैसे करंट की वैल्यू आप बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। यानी अगर मैं इसमें नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखना चाहूँ तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं 4th पॉइंट। देखो 4th पॉइंट फटाफट अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट then also increase magnetic field ठीक है भाई, FIELD, है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है वो अकेला ही 7 मार्क्स का है, अराउंड 7 मार्क्स का है बोर्ड में आपके। इसका मतलब इसका वेटेज ज्यादा है, और अगर आपने पहले ही लेक्चर से इसको पढ़ना शुरू किया है तो इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ये पूरा की पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना। जैसे ही आपका मुझे कमेंट मिलेगा और मुझे लगा है कि इस टॉपिक को मुझे दोबारा पढ़ाना चाहिए तो उसकी मैं एक नई वीडियो नए तरीके से बना के अपलोड कर दूंगा, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई भी परेशानी आपको लगती है तो आप हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़ सकते हैं। मैं आपके लिए समर्पित हूँ, आपका समर्पण मुझे चाहिए। ठीक है भाई। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक हम बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बार पढ़ा है इसलिए अभी तक से 6 चैप्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा ज्यादा याद रहता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगला जो टॉपिक है अपना वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि हम सर मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो अब देखना है आपको कि हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जहां तक वो अपना इफेक्ट रखता है, उसके अंदर अगर जैसे ही कोई मैग्नेट दूसरी मैग्नेटिक कंडीशन आती है या कोई दूसरा कंडक्टर आता है तो वो वहां पर एक फोर्स फील करता है। क्या फील करता है, फोर्स फील करता है। और वो फोर्स कहां फील करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फील करेगा। कहां फील करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ जो फोर्स है ना वो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो फोर्स है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोल देंगे, तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ से जो डेफिनेशन उठाई गई है मैग्नेटिक फील्ड की वो उस फोर्स से उठाई गई है। तो इसमें डायरेक्टली क्या कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स F है, किसी कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा कंडक्टर आप लेके आओगे तो वो एक फोर्स फील करेगा, तो वो फोर्स उस कंडक्टर के चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, साथ में उस जो जिस वेलोसिटी के साथ जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी बात, उसके साथ में जो भी फील्ड होता है, अगर फील्ड होगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, उसके प्रोपोर्शनल होता है। साथ में उसके जो भी कोज्या होती है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ इनसे बात करें तो अपन बोल सकते हैं QBB sin थीटा। ठीक है भाई, क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो यूनिट होता है
यानी हम सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे F इक्वल्स टू QVB sin थीटा। यहाँ जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था वो 1 मान लिया। बुक ने इसको सीधा दिया हुआ है, हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, तो QVB sin थीटा। अगर इन वेक्टर फॉर्म तो वेलोसिटी और फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहां से कह सकते हैं F वेक्टर इक्वल्स टू Q V वेक्टर इनटू B वेक्टर, और sin थीटा कैसे बदल जाता है, क्रॉस बदल जाता है, और n कैप। ये क्या आ गया अपना वेक्टर फॉर्म आ गया फोर्स का। क्या आ गया फोर्स का, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म आ गया। समझ आ गया। अब यहाँ पे सिचुएशंस है। सिचुएशंस क्या है कि अगर हम यहाँ पे, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 करते हैं तो सिचुएशन क्या है, अगर मैं बात करूं कंडीशन की, तो कंडीशन ये है कि अगर थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाता है तो हमारा F इक्वल्स हो जाता है QVB। यहाँ पे 90 रखते हैं क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो sin 90 की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा QVB। अगर मैं यहाँ से B निकालूं तो क्या हो जाएगा F अपॉन QV। और अब यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम और V इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो यहाँ से B इक्वल्स टू क्या हो जाता है F, क्या हो जाता है B इक्वल्स टू F हो जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इफ any place charge if any place unit charge flow with unit velocity in velocity, then magnetic force is equal to magnetic field, equal to magnetic field when magnetic field perpendicular to velocity of the charge। क्लियर। अब सर ये क्यों लिखा आपने, मैंने यहां से जो आपकी डेफिनेशन थी, किसकी डेफिनेशन थी, आपके पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की, जो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन थी वो यहां से बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है, इक्वल होता है, लेकिन सिचुएशन होनी चाहिए कि जो चार्ज है और जो वेलोसिटी वो यूनिट हो, और जो वेलोसिटी और फील्ड है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। तो यहां से इसकी डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड हमें समझ नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो भाई ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए मैग्नेटिक फोर्स को समझना पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स जब प्रोड्यूस हुआ तो ही मैग्नेटिक फील्ड बना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जहां तक होगा वहीं तक मैग्नेटिक फोर्स होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम है। अब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कब होगा, जब यूनिट वेलोसिटी और यूनिट चार्ज हो, और दोनों एक दूसरे से, जो वेलोसिटी है और जो फील्ड है वो एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन लगा रखी है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो यहां से शुरुआत यही से करनी है आपको कि और एक चीज और लिखनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल B। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और लिखना, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बहुत जरूरी है। क्लियर, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एक तो ये याद रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, इनसे मिलकर ये बन गया और ये वेक्टर फॉर्म में ये होता है। बस फिर अगर q इक्वल्स टू 1 और v इक्वल्स टू 1 रख दो तो b इक्वल्स टू f हो जाएगा, ये हमारी स्टेटमेंट मिल जाएगी। यही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आ गया। अब इसकी जो डायमेंशन है और जो यूनिट है वो निकाल देंगे फटाफट। तो यहाँ से देखो फटाफट डायमेंशन और यूनिट के लिए हम बात करें तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, डायमेंशन और यूनिट निकाल देंगे। कैसे निकालेगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो फॉर्मूला सबके पास आ गया। b इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन, बोलो यार, f अपॉन qv, f अपॉन qv ये होता है ना, b इक्वल्स टू f अपॉन qv। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चाहिए यूनिट के लिए देखो न्यूटन, इसका क्या हो गया कूलम और मीटर सेकंड। अब यहाँ से अपन कूलम अपॉन सेकंड एम्पियर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर को अपन लिख सकते हैं टेस्ला, कैपिटल टी। क्या लिख सकते हैं इसको, टेस्ला। यानी कौन सी यूनिट हो गई आपकी, ये ऐसा यूनिट हो गई। कौन सी हो गई आपकी, ऐसा यूनिट हो गई। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अगर मैं इन सीजीएस की बात करूं, इन सीजीएस, और इसका एक और है, इसको अपन लिख सकते हैं वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा जो है वो भी लिख सकते हैं वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको एक और लिख सकते हैं वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई सारे वाली ऊपर वाली, तो हो गई आपकी एसआई। अब सीजीएस में देखें, अगर सीजीएस में देखें तो मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक तो मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इसको बदल दिया हमने। वेबर का जो सीजीएस होता है मैक्सवेल होता है और मीटर स्क्वायर का होता है सेंटीमीटर, और इसको अपन बदल सकते हैं, खुद बदल सकते हो आप, लेकिन आपको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में भी उस चीज को बदला हुआ नहीं है। ठीक है भाई, एक रिलेशन और याद रखना है कि 1 टेस्ला इक्वल्स होता है 10 टू द पावर 4 गाउस। ये ध्यान रखना है, 1 टेस्ला इक्वल्स होता है 10 टू द पावर 4। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो सकती है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, उसके अलावा इसके डायमेंशन बताओ। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो यहाँ से देख लो, न्यूटन क्या होती है m1 l1 t-2, और एम्पियर की बताओ क्या होगी a1, और मीटर क्या होगी l1। तो अब सॉल्व कर लो इसको। तो m1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, l1 से l1 हो गया कैंसिल, तो l0 हो गया, और t1 t-2 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ हो जाएगा a-1। तो ये क्या हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई। क्या हो गई, डायमेंशन। दिख तो रहा है ना सबको, क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। हाँ दिख रहा है सभी को, है ना। तो क्या हो गई, ये आपकी डायमेंशन हो गई। डायमेंशन के अलावा इसकी कुछ चीजें और हैं, नोट लगाना नीचे और लिख देना कि इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है। इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक इसका नाम हो सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अपना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसी का नाम है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसका एक दूसरा नाम हो सकता है, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी हो सकता है इसका नाम। एक और नेम इसका हो सकता है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हो सकता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये तीन नेमों से जानना। अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। आपसे पूछे कि मैग्नेटिक इंडक्शन तो समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड की ये बात कर रहा है। और एक अपना जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है उसको भी ये फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। यानी सुपरपोजिशन जानते हो क्या, पढ़ाया था मैंने बहुत बार फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। लो को भी क्या करता है, ये फॉलो करता है। ठीक है, लिख देना। यानी ये भी क्या होता है, इसमें फॉलो होता है। क्या होता है, जो भी अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है वो भी क्या होता है, इसके लिए फॉलो करता है। मतलब उसको भी क्या करता है, ये फॉलो करता है। समझ आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायो सावर्ट्स लॉ। क्या है अगला टॉपिक अपना, बायो सावर्ट्स लॉ। तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है बायो सावर्ट्स लॉ। यानी कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बायो और दूसरे का नाम था सावर्ट। उन्होंने अपने एक लॉ दिया
वो लो क्या था, अब उसको हम पढ़ने वाले हैं। ये बायो सावर्ट्स लॉ ने क्या किया कि एक कोई कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर का करंट कैरिंग लेंथ dl मानी, करंट कैरिंग लेंथ को क्या मान लिया यहाँ पर, वो dl मान लिया। अब इससे इस ड्यू टू करंट कैरिंग लेंथ एक कोई पॉइंट P लिया, हमें जहां क्या कैलकुलेट करना था, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था। जो पॉइंट P था वो यहां से कितने डिस्टेंस पर था, r डिस्टेंस पर था, और यहां से एंगल क्या बना रहा था, वो थीटा बना रहा था। यानी जो dl है यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो r भी क्या है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा था थीटा। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी वो I हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, di करंट हो जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही थी उसको अपन क्या बोलते हैं, di बोलते हैं, ठीक है। इसको लेकर उन्होंने अपने एक रूल दिया, उन्होंने कहा कि जो इस पॉइंट P पर ड्यू टू दिस वायर, अभी पूरा वायर की बात नहीं कर, उन्होंने छोटा सा, यानी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग लेंथ भी बोल सकते हो आप, कंडक्टिंग लेंथ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टिंग लेंथ एट पॉइंट P कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अपना एक लॉ प्रपोज किया, उन्होंने अपने एक रूल प्रपोज किया। तो वो रूल क्या था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो dB क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया आपको, मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P पर, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, यानी जितनी करंट होगी उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक तो ये बोला उसने। दूसरा बोला कि वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी लेंथ जो होगी उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो वहां पे जो हमारे पावर है, यानी जो हमारा कंटेंट है, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसने फिर एक बात और कही कि जो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है उसकी ज्या के भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी साइन थीटा के भी, ठीक है। ये कंडीशन भी उसने दे दी। उसके बाद उसने कहा कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी dB प्रोपोर्शनल 1/r²। ये चार कहानी उसने बताई, और उसके बाद हम अगर इनको फोर्थ का यूज करने के बाद बोलें तो बोल सकते हैं कि dB प्रोपोर्शनल di dl sin θ/r², ठीक है। अब यहां जैसे ही प्रोपोर्शनल आएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या था, μ0/4π I dl sin θ/r², ठीक है। अब यहाँ पर करंट की हम बात करें तो इसमें dl बोल दिया, चाहो तो बुक में इसमें I भी माना हुआ है, आप di भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि d का मीनिंग सिर्फ ये होता है कि स्मॉल करंट। अब करंट चेंज हो जाएगी तो पूरी करंट की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये dB हो गया। आप चाहो तो मत करो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। तो यहाँ पे μ0/4π क्या है, ये है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्या है ये, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। समझ आया किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो डेफिनेटली अपना जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो फिर दिक्कत आपको परेशानी वैसे भी नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना फाइनल बाय सावर्ट लॉ से फॉर्मूला, ठीक है। अब वहां पे वो कहता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो हम जैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो dB वेक्टर प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, क्योंकि प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आ चुका है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, μ0 प्रोपोर्शनल हटा दीजिए इक्वल्स टू μ0/4π, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, I dl, इसको लिख दो I dl sin θ/r वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे r के आ जाएगा। ये क्या हो गया, इनका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। इसमें लिख देना यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, वेक्टर फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया ना, कौन सा फॉर्म हो गया आपका, वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बात ये नहीं होती है, ये कह रहा है कि सर थोड़ा और आगे बढ़े हम यहाँ से, तो अपन इसको और आगे लिख सकते हो इस वेक्टर फॉर्म को। कैसे लिखोगे, dB वेक्टर इक्वल्स टू μ0/4π। अब अपन जानते हैं इसको I dl, सर di क्यों नहीं लिखा, मैं बता दूं आपको, di और I यहाँ पे एक ही हो जाएगा, क्योंकि di एक छोटे से अल्पांश में, लेकिन करंट वहां लगातार बह रही है तो वो I का माना जाएगा उसमें, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से कर देना कि ये इसके I के प्रोपोर्शनल होता है,
यानी जो यहाँ पे करंट होती है उसको रखने देना, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आई हो गया, आई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हटा दिया हमने और यहाँ से भी इसको हटा दिया गया और यहाँ तो हटा ही हुआ है ऑलरेडी, लेकिन डीएल को नहीं हटाना क्योंकि ये स्मॉल लेंथ है, करंट उसमें वही पास होगी जो इसमें करंट होगी वही यही होगी, तो आई रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा अपना आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ से और आगे बढ़े तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर, और जैसे ही क्रॉस आया तो साइन थीटा किसमें चला गया, क्रॉस में चला गया, अपॉन क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर इसका किया तो इसको लिख देंगे क्यूब। ये भी एक इसका वेक्टर फॉर्म है, किसका फॉर्म, क्या फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म है, समझ आ गया बाय-सवार्ट्स लॉ का, ये भी क्या है वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस भी हो सकती है, ये तो चलो फॉर्म हो गया आपका, समझ आ गया आपको। इतना ध्यान रखना, करंट कैरिंग कंडक्टर वही होगा, इसको क्या बोलते हैं करंट, करंट का मतलब धारा जा रही है, कैरिंग, कैरिंग का मतलब लेके जा रहा है, और करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर तो हो गया ये, और जो अपनी डीएल होती है उसको अपन लिखें तो इसमें भी ये लिखेंगे करंट कैरिंग, करंट कैरिंग और लेंथ बोल देंगे इसमें, क्या बोल देंगे लेंथ, कि करंट कैरिंग लेंथ, इसको अपन एक करंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, दूसरा नेम इसका क्या हो सकता है करंट एलिमेंट, कि इसमें एलिमेंट लेंथ। ठीक है, ये भी अपन बोल सकते हैं, बहुत सारे नेम है इसके, तो वो अपन यहाँ पे इन्फॉर्म आप बता सकते हो। अपन बात कर रहे हैं कंडीशन फर्स्ट यानी केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट देखो थीटा इक्वल्स टू अगर 90 हो तो क्या हो जाएगा, तो dB, अब वेक्टर फॉर्म की हम बात नहीं कर रहे, सीधे बात कर रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आइडियल साइन 90 क्या हो जाएगा आई dl, साइन 90 की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आई dl अपॉन आर स्क्वायर। यानी ये कब होगा, जब ये कंडक्टर है और इसके बिल्कुल ये अपन ने लेंथ ली है, इसके यहाँ पर एंगल क्या हो 90, यानी मैक्सिमम की सिचुएशन होगी, और ये अपना करंट आई होगा, यानी अगर इस सिचुएशन पर है तो करंट की ये जो dB होगा वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्सिमम, जो dB है वो क्या मिलेगा, मैं लिख दूं यहाँ पे dB क्या मिलेगा आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये पॉइंट कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होगा। केस सेकंड की हम बात करें तो केस सेकंड के लिए देखो फटाफट, कि अगर कोई यही कंडक्टर है, ये कौन सा आपका केस सेकंड है, ठीक है, इसमें आई करंट, अब इस पर पॉइंट यहाँ रखें और यह आपका करंट एलिमेंट है, तो यहाँ से एंगल यहाँ रखें तो इसका मतलब पॉइंट P है यहाँ पे, और ये एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो आर स्क्वायर, यानी dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी फिर कंडीशन क्या होगी dB इक्वल्स टू मिनिमम। अब मेरी बात समझो यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका वायर है उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अराउंड होता है, यानी उसके चारों तरफ होता है, उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। ये केस सेकंड इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसका एक छोटा सा टॉपिक है, इनको समझ लें, बाय-सवार्ट्स लॉ, और एक यूनिवर्स वो पढ़ा था हमने, कौन सा लॉ पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लॉ पढ़ा था हमने, कूलॉम्स लॉ, क्या पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। तो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज, दोनों चीजें, डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन बाय-सवार्ट एंड कूलॉम्स, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटीज पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तो ये बाय-सवार्ट्स लॉ लिख लो, क्या हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इधर अपन कूलॉम्स लॉ लिख दें, कूलॉम्स लॉ मतलब Cn, तो ये क्या हो जाएगा अपना था ये
F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर। ठीक है, दोनों लॉज को लिख दिया है अपन ने। अब दोनों लॉज में हाँ दिख रहा है सबको, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों लॉ को लिख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों में सिमिलरिटीज, पहले तो डिफरेंस ढूंढो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो डिफरेंस और फिर दोनों बतानी है सिमिलरिटीज। देखो ध्यान से, पहले तो डिफरेंस ढूंढो, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर डिफरेंस बताओ फटाफट। पहला डिफरेंस देखें, देखो यहां पर जो dB काम कर रहा है वो आइडियल कर रहा है और यहां पे Q कर रहा है। ठीक है, यहां पे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए कौन उतर रहा है, आइडियल। ठीक है, वहां क्या है, चार्ज। तो अगर हम बात करें फॉर बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप या डिपेंड ऑन आइडियल, और यहाँ पे फॉर कूलम्स लॉ, इन कूलम्स लॉ लिखो ना, इन यहाँ में लिखो इन बायो-सावर्ट्स लॉ, इन बायो-सावर्ट्स लॉ ये हो गया, इन कूलम्स लॉ लिख दोगे ना, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड ऑन किस पे, चार्ज, यानी चार्ज। ठीक है, दूसरी बात, एक तो ये पहली बात हो गई, दो सिमिलरिटीज ढूंढनी है, दो ही ढूंढने, क्वेश्चन आया हुआ अभी। अब इसमें दूसरा में देखो कि जो हमारा फोर्स है उसकी डायरेक्शन एक ही साथ रहती है, यानी एक ही डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर हमारा जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है भाई, क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक चीज तो ये हो गई, इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है, और इसकी एक डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, एक ही होगी, चाहे वो इधर हो या इधर हो, एक ही चीज होगी, मतलब नो चेंज। क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब सिमिलरिटीज ढूंढो, दोनों की दोनों, ये भी स्क्वायर लॉ पे काम करता है, ये भी स्क्वायर लॉ पे, इसका मतलब 1/r² एक तो dB प्रोपोर्शनल ये भी सेम है, और इसका F प्रोपोर्शनल 1/r² सेम है। और दूसरी बात बताओ इसमें क्या है, बोलो फटाफट कि इसमें कौन सा हो रहा है। इसमें आप एक ही रहने दो, है ना, एक ही बहुत है, दूसरा है लेकिन उसको आप समझ नहीं पाओगे, इसमें एक ही सिमिलरिटीज लिख देना बहुत है, आपको एक सिमिलरिटीज एक डिफरेंस हो क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा, हर सैटरडे और संडे को आपको क्लास मिलती रहेगी, बाकी दिन अब ऑफ कर दी है, दूसरी जो क्लासेस होती है वो होती है आपकी हर सैटरडे और हर संडे क्लास होगी। थैंक यू एंड